हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। दोस्तों कल इसके पहले वाले वीडियो में अध्याय 5 तक पढ़े थे, जो अध्याय 5 जो कि धारा 19 से 23 तक है। उम्मीद करता हूँ अच्छा समझ में आया होगा। चलिए अब आगे देखते हैं, आज का सेशन करते हैं। तो आज पढ़ना है हम लोग को चैप्टर 6। अब चैप्टर 6 कहाँ से कहाँ तक है, तो धारा 24 से लेके 27 तक है भैया। 24, 25, 26, 27 इसमें 4 सेक्शन है। बालक के कथनों को अभिलिखित करने के लिए प्रक्रिया, कि उस बालक के कथन को अभिलिखित करने की प्रक्रिया है जिसके साथ ऐसा अपराध किया गया है, ठीक है, या इस अधिनियम के अधीन जिसके साथ अपराध किया गया है उसी बालक के कथन को अभिलिखित करने की प्रक्रिया है। धारा 24 देख लीजिए, बालक के कथन को अभिलिखित किया जाना। इसका पहला खंड कहता है कि बालक के कथन को बालक के निवास पर या ऐसे स्थान पर जहाँ वह साधारणतः निवास करता है, मतलब जनरली जहाँ वो रहता है वो उस जगह पे निवास करता है, चाहे उसके घर पे कथन को अभिलिखित किया जाएगा, या जैसे मान लीजिए वो जनरली अपने बाग में रहता है, बाग में झोपड़ी है वहाँ पे रहता है, तो वहीं पे रिकॉर्ड किया जाएगा जहाँ पर वो कंफर्टेबल फील करे, या उसकी पसंद के स्थान पर किया जाएगा। यथासाध्य उप निरीक्षक की पंक्ति से अन्यून किसी महिला पुलिस अधिकारी द्वारा अभिलिखित किया जाएगा। एक तो बालक के पसंद के स्थान पर किया जाएगा, और दूसरा यसाई से नीचे का व्यक्ति नहीं होना चाहिए। यहाँ अन्यून का मतलब है नीचे ना हो, जो कम ना हो, ठीक है, जो यसाई से की पंक्ति से नीचे का की ना हो। और जो करेगा, अभिलिखित करेगा, वो कौन होना चाहिए, वो महिला पुलिस अधिकारी होना चाहिए, ठीक है। तो किसी महिला पुलिस अधिकारी द्वारा बालक के पसंद के स्थान पर उसके कथन को अभिलिखित किया करेगी। अब देखिए यहाँ पे दूसरा खंड कहता है बालक के कथन को अभिलिखित किए जाते समय पुलिस अधिकारी वर्दी में नहीं होगा, मतलब वर्दी में नहीं होगा भैया। इसका पहले खंड को कैसे याद रखेंगे, तो कथन अभिलिखित किया जाना, और दूसरा खंड वर्दी में ना होना। अब तीसरा खंड देखिए, अब अन्वेषण करने वाला पुलिस अधिकारी बालक की परीक्षा करते समय यह सुनिश्चित करेगा कि बालक की किसी भी समय पर अभियुक्त के किसी भी प्रकार से संपर्क में न आए। मतलब परीक्षा करते समय बालक की या अन्वेषण करने वाला अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि जो अभियुक्त है, जिसके ऊपर ऐसा आरोप लगा है कि उसने बालक के साथ अपराध किया है, वो बालक के संपर्क में ना आए, मतलब उससे मिले जुले ना, नहीं तो धमका वमका दे, ठीक है। तो यहाँ पे है संपर्क में ना आना, बालक के संपर्क में अभियुक्त का ना आना, ठीक है। चौथा खंड देखिए, किसी बालक को किसी भी कारण से रात में पुलिस स्टेशन में निरुद्ध नहीं किया जाएगा। निरुद्ध नहीं किया जाएगा मतलब अरेस्ट नहीं किया जाएगा, ठीक है। रात्रि में बालक को किसी भी कीमत पर किसी भी कारण से पुलिस स्टेशन में नहीं रखा जाएगा, ठीक है। अब पांचवा खंड देखिए, पुलिस अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि बालक की पहचान पब्लिक मीडिया से तब तक संरक्षित करना है, मतलब मीडिया से ये नहीं कि मीडिया वालों को बता देना है, मीडिया वालों से बात को छुपाना है, ठीक है। उसकी पहचान को नहीं बताना है, डिस्क्लोज नहीं करना है मीडिया में, जब तक कि बालक के हित में विशेष न्यायालय द्वारा अन्यथा निर्देश न दिया जाए। जैसे पता है, अगर विशेष न्यायालय जो स्पेशल कोर्ट होता है, जो ये मैटर देखता है, पॉक्सो एक्ट के मैटर्स देखते हैं, या जो भी न्यायालय इस मैटर को देखते हैं, वो जब तक यह निर्देश ना दे दे या यह ना कह दे कि बालक के हित में है इसको उसके पहचान को डिस्क्लोज करना या उसके पहचान को मीडिया में बताना, तब तक पुलिस अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि ऐसी जानकारी मीडिया में ना जाने पाए, ठीक है। अब धारा 25 देखते हैं, मजिस्ट्रेट द्वारा बालक के कथन को अभिलेखन। भैया यदि बालक का कथन दंड प्रक्रिया संहिता 1973 CRPC जान ही रहे हैं, जिसे इसमें इसके पश्चात संहिता का आएगा, मतलब इसके बाद इसमें जहाँ कहीं भी CRPC का उल्लेख होगा वो संहिता का आएगा। जैसे देखिए परांतु खंड में ये देखिए यहाँ पे संहिता है, तो इसका मतलब ये समझा जाएगा, इसका मतलब ये समझा जाएगा कि ये CRPC है, ठीक है। तो आप लोग इतना समझदार होंगे। चलिए 25 क्या कहता है, यदि बालक का कथन CRPC की धारा 164 के अधीन अभिलिखित किया जाता है, तो उसमें अंतर्विष्ट किसी बात की होते हुए भी ऐसा कथन अभिलिखित करने वाला मजिस्ट्रेट बालक द्वारा बोले गए कथन, जैसे जो बालक बोलेगा उसी के अनुसार कथन लिखेगा, ठीक है।
इसका मतलब ये है कि यदि बालक का कथन CRPC की धारा 164 के अधीन अभिलिखित किया जाता है तो उसमें किसी बात के होते हुए भी, मतलब इस तो 164 में किसी बात के होते हुए भी, चाहे 164 कुछ भी कह रहा हो CRPC का, बालक ये जो अब एक पता है आपको CRPC का धारा 164 जो वो है संस्कृतियों का और कथनों का अभिलिखित किया जाना है, धारा 164 CRPC, वो अब BNSS की धारा 183 हो गई है, आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इसमें यानी BNSS की धारा 183 या CRPC की धारा 164 में किसी बात के होते हुए भी ऐसे कथन को अभिलिखित करने वाला मजिस्ट्रेट बालक द्वारा बोले गए कथन के अनुसार ही उसको अभिलिखित करेगा, ठीक है। जो बालक बोलेगा उसी को अभिलिखित करेगा। परंतु खंड देखिए, परंतु संहिता, अब संहिता मतलब CRPC यहाँ ऊपर लिखा गया है, क्योंकि ये लिखा गया है ना, जिसे इसमें इसके पश्चात संहिता कहा गया है, तो इसका मतलब यही है। ये देखिए संहिता, तो परंतु संहिता की धारा 164 की उपधारा 1 के प्रथम परांतुक, अब उसका प्रथम परांतुक क्या है, तो इसका प्रथम परांतुक है भैया कि संस्कृति या कथन का अभिलेखन। अब कथन का अभिलेखन, अब किस कथन का अभिलेखन, जो 164 में होता है, यानी कि यहाँ पे 100 बालक का कथन है, तो बालक के कथन का अभिलेखन किसी अपराध के अभियुक्त के अधिवक्ता की उपस्थिति में ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा भी किया जा सकेगा। 164 का के उपधारा 1 का परांतुक कहता है, ये देखिए मैं इतना बता रहा हूँ, आप लोग को थोड़ा सा हाईलाइट करके दिखा देता हूँ। धारा 164 की उपधारा 1 का प्रथम परांतुक ये कहता है कि अभियुक्त के अधिवक्ता जो होंगे उनकी उपस्थिति में उनके कथन का अभिलेखन लिया जा सकेगा। किसके कथन का, तो जो पीड़ित है, पीड़ित के कथन का अभिलेखन अभियुक्त के अधिवक्ता की उपस्थिति में ऑडियो वीडियो, यानी कि जान ही रहे ना ऑडियो वीडियो, इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा भी लिया जा सकेगा, ठीक है। तो वह खंड ये जो है जहाँ तक ये अधिवक्ता की उपस्थिति अनुज्ञात करता है, इस मामले में लागू नहीं होगा। मतलब वो जो अधिवक्ता की उपस्थिति है, अब किसके अधिवक्ता की, अरे यार एकदम सिंपल से एक लाइन में समझ लो कि 164 की उपधारा 1 कहती है कि अभियुक्त का अधिवक्ता जो होगा उसकी उपस्थिति में ऑडियो ये कथन का अभिलेखन किया जा सकेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे उसको रोका गया है कि अभियुक्त के अधिवक्ता को भी नहीं होना है। यहाँ पे देखिए ये लिखा गया है कि इस मामले में लागू नहीं होगा। 164 की उपधारा 1 का प्रथम परांतुक इस मामले में लागू नहीं होगा, ठीक है। अब 164 का प्रथम परांतुक क्या कहता है, CRPC 164 का प्रथम परांतुक कहता है कि अभियुक्त के अधिवक्ता की उपस्थिति में कथन का अभिलेखन किया जा सकेगा, ठीक है। 10 बार बताया हूँ भैया, आप लोग को समझना ही है। देखिए परांतुक खंड ये कहता है कि CRPC, संहिता से तात्पर्य CRPC है, और CRPC की धारा 164 की उपधारा 1 का प्रथम परांतुक जो प्रोवाइजो खंड है, और प्रोवाइजो खंड किसे कहते हैं, जो परंतु से स्टार्ट होता है या किंतु से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो उपधारा 1 का प्रथम परांतुक जहाँ तक वह अभियुक्त के अधिवक्ता की अनुपस्थिति अनुज्ञात करता है, ठीक है। मतलब यही तो कह रहा है कि अभियुक्त का अधिवक्ता उपस्थित रहता है वहाँ पे 164 के उपधारा 1 के प्रथम परांतुक में, वह इस मामले में लागू नहीं होगा। मतलब वो जो अधिवक्ता है वो यहाँ पे उपस्थित नहीं होंगे, ठीक है, जब बालक का कथन अभिलिखित किया जाएगा। उम्मीद करता हूँ अब समझ में आ गया होगा। अब देखिए दूसरा खंड क्या कहता है, मजिस्ट्रेट को संहिता की धारा 173, अब 173 क्या है, अन्वेषण समाप्त हो जाने पर पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट जो होती है, पुलिस अधिकारी मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट देता है अपनी कि हाँ भैया इन्वेस्टिगेशन ख़त्म हो गई, अब ये साक्ष्य मिला है, ये मैटर है, वो देता है। तो मजिस्ट्रेट उस संहिता की धारा 173 के दिन पुलिस द्वारा अंतिम रिपोर्ट फाइल किए जाने पर, मतलब जो फाइनल रिपोर्ट होती है वो फाइल किए जाने पर बालक और उसके माता पिता या उसके प्रतिनिधि, चाहे बालक का कोई माता पिता हो या उसका कोई प्रतिनिधि हो, ठीक है, को संहिता की धारा 207 के अधीन विनिर्दिष्ट दस्तावेज की एक प्रति देगा।
अब 207 क्या है, अभियुक्त को पुलिस रिपोर्ट या अन्य दस्तावेजों की प्रतिलिपि देना, ठीक है। 207 है, मजिस्ट्रेट देता है, तो ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। दूसरा खंड ये कहता है कि 173 में जब पुलिस रिपोर्ट अपनी फाइनल रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को दे देती है, तो मजिस्ट्रेट वही रिपोर्ट या उसके से संबंधित जो अन्य दस्तावेज है वो बालक के माता पिता या उसके प्रतिनिधि को दे देगा, ठीक है। तो आप लोग इस खंड को कैसे याद रखेंगे कि दस्तावेज को बालक के गार्जियन को दिया जाना। तब अब देखिए आगे क्या है, धारा 26 है भैया। धारा 26 देख लीजिए, अभिलिखित किए जाने वाले कथन के संबंध में अतिरिक्त उपबंध, मतलब अन्य कोई जो उपबंध है, रूल रेगुलेशन है, उसके बारे में बताया गया है। तो पहला खंड देखिए, यथा स्थिति मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी बालक के माता पिता या ऐसे किसी अन्य व्यक्ति की जिसमें बालक का भरोसा या विश्वास है उपस्थिति में बालक द्वारा बोले गए कथन अनुसार अभिलिखित करेगा। जो बालक का कथन अभिलिखित किया जाएगा तो कौन अभिलिखित करेगा, चाहे मजिस्ट्रेट करे या पुलिस करे, ठीक है। तो मजिस्ट्रेट या पुलिस बालक के कथन को बालक के माता पिता की अनुपस्थिति में या ऐसे किसी व्यक्ति की अनुपस्थिति में जिस पर बालक भरोसा करता है, खूब ज़्यादा भरोसा करता है, विश्वास है कि ये हमारे साथ है तो मैं कंफर्टेबल हूँ, जिसके साथ बालक कंफर्टेबल फील करे, उसकी उपस्थिति में उसके कथन को अभिलिखित करेगा, ठीक है। अब देखिए दूसरा खंड है, जहाँ आवश्यक हो वहाँ यथास्थिति, मतलब यथास्थिति मतलब जैसी स्थिति हो, मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी बालक का कथन अभिलिखित करते समय अनुवादक या किसी दुभाषीय की जो ऐसी अर्हताएँ रखता हो या अनुभव रखता हो ऐसी फीस के संदाय पर जो विहित की जाए सहायता ले सकेगा। अब जो बालक की जो कथन को अभिलिखित करेगा, चाहे वो मजिस्ट्रेट अभिलिखित करे या पुलिस अधिकारी, अगर ऐसी भाषा में अभिलिखित करता है जिसको बालक समझ नहीं पाता है या बालक ऐसी भाषा में बोलता है जिससे पुलिस अधिकारी या मजिस्ट्रेट नहीं समझ पाता है, तो वहाँ पे दुभाषिया जो है बुलाया जा सकेगा और दुभाषिया को फीस पे बुलाया जाएगा। और फीस कितनी होगी यह जो उस विहित की जाए, विहित कौन करेगा, राज्य सरकार, ठीक है। तो यहाँ पे दुभाषिया या अनुवादक बुलाया जाना है। अब तीसरा खंड देख लीजिए, यथा स्थिति मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी किसी बालक का कथन अभिलिखित करने के लिए शारीरिक, ये देखिए शारीरिक निःशक्तता वाले बालक के मामले में यदि पुलिस अधिकारी या मजिस्ट्रेट अगर ऐसे बालक का कथन अभिलिखित करता है जो शारीरिक रूप से निःशक्त हो या मानसिक रूप से निःशक्त हो, मानसिक या शारीरिक निःशक्त हो, तो उस मामले में किसी विशेष शिक्षक या बालक के संपर्क रीति से सुपरिचित किसी क्षेत्र के विशेषज्ञ या ऐसी अर्हताएँ रखने वाले किसी अन्य व्यक्ति को ऐसे फीस के संदाय पर उसकी सहायता ले सकेगा, ठीक है। मतलब यदि मानसिक और शारीरिक रूप से निःशक्त है बालक, तो उसका कथन अभिलिखित करने के लिए किसी विशेष शिक्षक या बालक के संपर्क में जो कोई व्यक्ति ऐसा हो जो विशेषज्ञ हो उस क्षेत्र में, ठीक है, या जो ऐसी अर्हताएँ रखता हो, अनुभव रखता हो, उसकी सहायता ले सकेगा मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी। चौथा खंड देखिए, जहाँ तक संभव हो यथास्थिति मतलब जैसी स्थिति हो, और जहाँ तक संभव है तो जहाँ तक पॉसिबल है तो सही है। तो जहाँ तक पॉसिबल है और जैसी स्थिति है, मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि बालक का कथन है वो श्रव्य दृश्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से अभिलिखित किया जाए। बालक के कथन को ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, ठीक है, ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक साधनों से अभिलिखित किया जाएगा। मतलब वीडियो रिकॉर्ड किया जाएगा जब बालक का कथन अभिलिखित किया जाएगा। मतलब ये बालक की सुविधा के लिए है कि कहीं ऐसा ना हो उसके साथ कहीं भी अन्याय हो पाए। अब 27वां देखिए, बालक की चिकित्सीय परीक्षा। अब बालक की चिकित्सीय परीक्षा एक ऐसे ही और है। देखिए आप लोग अभी जैसे पीड़ित की चिकित्सीय परीक्षा CRPC में कहाँ है, आप लोग ज़रा सोचिए, तब तक मैं इसको बताता हूँ। देखिए बालक की चिकित्सीय परीक्षा जिसके संबंध में इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किया गया है, उस बालक की चिकित्सीय परीक्षा जिसके संबंध में इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किया गया है, मतलब जिस बालक जो पीड़ित बालक है जिसके साथ ऐसा कोई अपराध किया गया है, इस बात के होते हुए भी कि इस अधिनियम के अधीन,
ठीक है, इस अधिनियम के अधीन कुछ भी हो। अपराधों के लिए कोई प्रथम सूचना रिपोर्ट या परिवार रजिस्ट्रीकृत नहीं किया गया है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 का के अनुसार की जाएगी। जो यहाँ पर ये देखिए, इसको मैं साइड कर देता हूँ तो सही दिखाई देगा। ये देखिए, अब 27वां अच्छे से दिख रहा होगा। उस बालक की चिकित्सीय परीक्षा, इतना ही पढ़ना जितना बता रहा हूँ, उस बालक की चिकित्सीय परीक्षा जहाँ जिसके संबंध में इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किया गया है, इस बात की होते हुए भी कि इस अधिनियम के अधीन कोई FIR या कंप्लेंट रजिस्ट्रीकृत नहीं किया गया है। मान लीजिए किसी बालक के साथ कोई ऐसा अपराध होता है, कारित होता है, और उसका FIR नहीं लिखवाया गया है या उसकी कंप्लेंट नहीं की गई है कि इस बालक के साथ ऐसा अन्याय अपराध हो गया है, तो FIR या कंप्लेंट ना होते हुए भी बालक की चिकित्सीय परीक्षा CRPC की धारा 164 का के अनुसार की जाएगी। अब 164 का है क्या? तो 164 है क्या? ये है कि बलात्संग के शिकार हुए व्यक्ति की शारीरिक परीक्षा, ठीक है, जिसके साथ बलात्संग होता है उसकी शारीरिक परीक्षा की बात की गई है 164 का CRPC में, ठीक है। अब दूसरा खंड देखिए, इसको यहीं कर देते हैं। अब ये देखिए, ठीक है, दूसरा खंड है कि यदि पीड़ित कोई बालिका है, यदि वह अपराध किसी बालिका के साथ की गई है तो चिकित्सा परीक्षा किसी महिला डॉक्टर द्वारा की जाएगी। अब ये किस लिए है? बालिका की सुविधा के लिए है, ठीक है। अब ये उपधारा 3 देखिए, चिकित्सीय परीक्षा बालक के माता पिता या किसी ऐसे व्यक्ति की उपस्थिति में की जाएगी जिसमें बालक का भरोसा या विश्वास हो। अब चिकित्सा परीक्षा किसके द्वारा की जाएगी? एक तो महिला डॉक्टर द्वारा की जाएगी अगर कोई बालिका है, और तीसरे खंड में है कि चिकित्सा परीक्षा बालक के चाहे माता पिता की उपस्थिति में किया जाएगा या बालक के किसी विश्वास के आदमी पर, जैसे बालक जिस पे भरोसा करता है कि इनके साथ मैं कंफर्टेबल हूँ, उसकी उपस्थिति में किया जाएगा, ठीक है। अब चौथा खंड देख लीजिए, जहाँ उपधारा 3 में निर्दिष्ट बालक के माता पिता या ऐसा अन्य व्यक्ति बालक की चिकित्सीय परीक्षा के दौरान किसी कारण से उपस्थित नहीं हो सकता, चाहे बालक के माता पिता हों या कोई अन्य व्यक्ति जिस पे बालक का भरोसा हो, वो अगर उपस्थित नहीं है वहाँ पे, तो चिकित्सा परीक्षा चिकित्सा संस्था के प्रमुख द्वारा नाम निर्दिष्ट किसी महिला की उपस्थिति में की जाएगी। अगर बालक के माता पिता या उसके विश्वास का आदमी नहीं है तो उसकी चिकित्सा परीक्षा चिकित्सा संस्था के, जैसे जो हॉस्पिटल का प्रमुख होगा उसके द्वारा नाम निर्दिष्ट का मतलब है उसके द्वारा निर्देशित, या उसने जिस व्यक्ति से कहा है, उसने जिस महिला से कहा है, उसी महिला की उपस्थिति में की जाएगी, ठीक है। मतलब हॉस्पिटल का जो मालिक होगा या उसका प्रमुख होगा, वो किसी महिला से कहेगा कि आप यहाँ पे उपस्थित रहिए बालक की चिकित्सा परीक्षा के समय। तो उम्मीद करता हूँ भाइयों ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो आप लोग ये 4 सेक्शन पढ़ना है इस अध्याय में, चैप्टर 6 में आप लोग को 4 सेक्शन पढ़ना है, 24, 25, 26, 27, 24, 25, 26, 27। 24 में है कि बालक के कथन को अभिलिखित किया जाना। अब बालक के कथन को उसके पतन के स्थान पर अभिलिखित किया जाए, उस समय पुलिस अधिकारी वर्दी में ना हो, और जो पुलिस अधिकारी यह करे कि जो वो हो, क्या नाम है, जो अभियुक्त हो, जो अपराधी हो, वो बालक के संपर्क में ना आने पाए, ठीक है, तब तक, और रात में पुलिस स्टेशन में ना रोका जाना, ये सब है। मीडिया में पहचान को ना उछाला जाना, मीडिया में पहचान को ना बताना बालक के, मतलब बालक की पहचान को मीडिया में ना बताना। अब धारा 25 मजिस्ट्रेट द्वारा बालक के कथन का अभिलेखन मजिस्ट्रेट अभिलिखित करता है। तो कैसे अभिलिखित करेगा? जो बालक बोलेगा वो अभिलिखित करेगा, ठीक है, चाहे CRPC के 164 में कुछ भी लिखा गया हो या कुछ भी हो, CRPC में कुछ भी दिया गया हो, धारा 164 में बालक के कथन को मजिस्ट्रेट अभिलिखित करेगा, और ऐसे अभिलिखित करेगा जैसे बालक बोलेगा, ठीक है। और यहाँ इसके परांतुक में दिया गया है कि अभियुक्त का अधिवक्ता भी वहाँ नहीं रहेगा, ठीक है। मामले का अभिलेखन करते समय अभियुक्त का अधिवक्ता यानी वकील अभियुक्त का, अभियुक्त कौन है? जिसके ऊपर आरोप लगा है कि इसने बालक के साथ कोई अपराध किया है, तो उसका वकील भी नहीं होगा, ठीक है। अब दूसरे खंड में है कि समाप्त हो जाने पर डॉक्यूमेंट देगा, ठीक है।
अब ये देखिए 26 में है, अभिलिखित किए जाने वाले कथन के संबंध में अतिरिक्त उपबंध है कि बालक के माता पिता की या अन्य व्यक्ति की उपस्थिति में अभिलिखित किया जाएगा कथन को। और दूसरा है कि अनुवादक या दुभाषी की सहायता ले सकेगा पुलिस अधिकारी या मजिस्ट्रेट। तीसरे में है यदि बालक शारीरिक या मानसिक रूप से निःशक्त है तब प्रक्रिया क्या होगी। चौथे में है कि मतलब बालक का कथन ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा अभिलिखित किया जाए जहाँ तक पॉसिबल हो सके। और 27वें में है कि बालक की चिकित्सीय परीक्षा कैसे की जाए। तो चाहे इस कि अपराध का जो है FIR किया गया हो चाहे ना किया गया हो, चाहे कंप्लेंट किया गया हो चाहे ना किया गया हो, CRPC में चाहे कुछ भी हो, वो मैटर नहीं करता, ठीक है। 164 का के अनुसार किया ही जाएगा, ठीक है। अब देखिए यदि कोई बालिका है तो महिला डॉक्टर द्वारा चिकित्सीय परीक्षा किया जाना। अब चिकित्सा परीक्षा बालक के या उसके भरोसे के आदमी की उपस्थिति में किया जाना। मान लीजिए ऐसा माता पिता या भरोसे का आदमी उपस्थित ना हो तो किसी महिला की उपस्थिति में किया जाएगा, जिस महिला की को जो है चिकित्सा संस्था का या हॉस्पिटल का प्रमुख जिसे कहे कि आप उपस्थित रहिए। तो ये भैया आप लोग दोहरा लिए होंगे, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। और नहीं समझ में आया होगा भैया पढ़िए 4-5 बार, आराम से समझ में आ जाएगा, इतना आसानी से कोई नहीं समझता है, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। चलिए आगे अपना ख्याल रखिए, पढ़ते लिखते रहिए, मौज करते रहिए भैया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।